Hello students, welcome to your very own channel Dra. Sorry for not posting the video since a really very long time. I'm really running very busy guys, but thanks for all the love and support that you guys are constantly showering upon me. Many students have asked me to take types of WBC. मेरे को बहुत messages आए हैं saying कि मैम types में identify करने और functions याद रखने में difficulty हो रही है. So I am going to today talk about WBCs entire WBC part. अभी आप बोलोगे मैम RBC और प्लेटलेट्स का क्या करें. 8th स्टैंडर्ड का वीडियो है स्टूडेंट्स, आई नो आप में उससे ज़्यादा चीज़ें हैं, बट द बेसिक्स प्लेटलेट्स इज बेसिकली आपको क्लॉटिंग साइकिल है दैट इज देयर इन दैट वीडियो, एंड RBC में भी बेसिकली उसका फंक्शन एंड ऑल दैट स्टफ दैट इज ऑल्सो देयर इन द वीडियो. Basics will remain same. After that you can just go through the text and highlight the add-on points. So let's start with leukocytes. Leuko मतलब white, cyte मतलब cell. इनका शेप कैसा होता है? अमीबॉइड शेप, मतलब they can change their shape whenever they like. Why? This is because of their function. Let's see their function also. पहले function करने से पहले हम count देख लेंगे. कोई भी blood का count, ब्लड सेल्स का काउंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू 5 लीटर्स ऑफ ब्लड में कितने सेल्स होंगे. वी आर गोइंग टू काउंट इट पर क्यूबिक मिलीमीटर. पर क्यूबिक मिलीमीटर मतलब क्या? मैंने एक क्यूब लिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया फॉर एक्सप्लेनेशन. इट विल बी लाइक दिस स्मॉल. ये 1 मिलीमीटर से ये पॉइंट भी बड़ा ही है. ओके, सो लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 1 मिलीमीटर होगा. ये क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर क्यूब. ये क्यूब मैंने लिया, उसके अंदर WBCs भरना चालू किया. कितना WBCs भर पाएगी मैं? इज 4000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. अगर आप पर क्यूबिक मिलीमीटर वर्ड नहीं यूज करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू गेन यू मैथ्स स्टूडेंट्स. RBC में भी क्या लिखना है? 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. थ्रोम्बोसाइट्स 2 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर. मैं थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिव चीजें ले लूंगी इवन फ्रॉम RBC एंड प्लेटलेट्स. सो हमेशा पर क्यूबिक मिलीमीटर लिखना जरूरी है. बोर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ब्लड कैपिलरी बनाया है, बाइकॉनकेव है देखो, या कहीं भी बीच में न्यूक्लियस की जगह पर डैश 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 आया मतलब न्यूक्लियस था पर निकल गया, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी RBC. मैच्योर RBC के पास न्यूक्लियस होता नहीं है, वी ऑलरेडी नो इट. सो ये RBC है मेरा. कभी भी मल्टी लोब्ड अगर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है तो वो WBC है. तो यहाँ पे देखो 3 लोब बनाए न्यूक्लियस में, WBC है वो. सेल के टुकड़े प्लेटलेट्स है, ठीक है. एंड दिस इज द ब्लड कैपिलरी. नाउ germs will enter into the body. Where will germs enter in? Is the tissue space. ब्लड कभी भी डायरेक्टली, germs कभी भी डायरेक्टली ब्लड में आ सकते नहीं है. तो टिश्यू आया, टिश्यू आ गया है किधर? अपना टिश्यू, जर्म्स आ गया है किधर? टिश्यू स्पेस में. एंड मैं अपना WBC मस्त में तैर रही हूँ. किधर तैर रही हूँ? ब्लड कैपिलरी के अंदर तैर रही हूँ. चलेगा क्या? नहीं. मैं अपना स्विमिंग करती रहूंगी तो यहाँ पे जर्म जो आया है टिश्यू स्पेस में डिवाइड हो के इन्फेक्शन बढ़ने वाला है, विच आई डोंट वांट. I want my WBC to go and get rid of the germ. WBC is soldier of our body. That we already know. अभी हम जब ये कोरोना टाइम में we are trying to increase our immune system. Basically what we are doing by drinking that हल्दी का दूध or taking vitamin C tablets or taking multivitamin tablets or drinking that Ayurvedic काढ़ा that your mom makes. Basically we are making our WBCs strong. So in case if there is some virus which can enter into our body, our WBCs will be equipped to get rid of the pathogen. तो समझो पैथोजन आ गया टिश्यू स्पेस में, WBCs सीधा कैपिलरी फोड़ के बाहर निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि फोड़ के बाहर निकला तो ब्लीडिंग हो जाएगा. प्लेटलेट्स और RBC भी निकलेंगे which we don't want. So WBCs will squeeze out of the blood capillary, enter into the tissue space, get rid of the germs. So WBC जो अब तक blood capillary में है, it will squeeze out of the blood capillary, enter into the tissue space and get rid of the pathogen. The process
is called diapedesis. The process is called diapedesis. Diapedesis is squeezing out of WBCs from the blood capillary into the tissue space. Squeezing out of WBCs from blood capillary into the tissue space. आ गया डायपेडेसिस करके बाहर. बाकी के लोग बाहर आए क्या? नहीं. कैपिलरी में छोटे से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं. नाउ जर्म्स को क्या करना है? मारना है. कैसे मारेंगे? बड़ा प्यार से मारेंगे. प्यार से क्यों मारेंगे? पहले गले लगाएंगे जर्म को, फिर उसको छुरा घोपेंगे. गले लगाओ, छुरा मारो, गले लगाओ, छुरा मारो. फैगो का मतलब होता है एनगल्फ करना, गले लगाना. एंड साइटोसिस मतलब सेल डेथ. ओके, सो वी आर गोइंग टू फैगोसाइटोसाइज the pathogen. So WBC will first engulf the pathogen. दिख रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना यहाँ पे. the WBC is engulfing the pathogen and बाद में pathogen को digest कर लेंगे. So how to define it? Phagocytosis, engulfment of the pathogen by WBC followed by digestion of the pathogen. इसके बाद में लेट्स सी द फॉर्मेशन. वेयर इज WBC फॉर्म? बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स. बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स में तीनों सेल्स बनते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स. सो यू कैन यूज दिस फॉर ऑल थ्री ऑफ देम. उसके अलावा WBCs बनते हैं लिम्फ नोड्स में. लिम्फ के ऊपर पूरा वीडियो है स्टूडेंट्स, तो वो देख लेना, वहां पे लिम्फ नोड्स भी इंक्लूडेड है. आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा है बॉडी में. द वन विच यू कैन कोरिलेट विथ मोस्ट इज टॉन्सिल, बिकॉज वो दिखता है. ठीक है, सो वहाँ लिम्फ नोड में भी WBC बनता है. एंड तीसरा है लिम्फॉइड ऑर्गन. वो क्या है? स्प्लीन इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन. कहाँ पे है वो? सो दिस इज द डायाफ्राम विच इज सेपरेटिंग माई thoracic cavity and abdominal cavity. डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा स्टमक है. स्टमक को उठाओ तो पीछे से इतनू सा ऑर्गन निकलेगा, दैट इज स्प्लीन. is a lymphoid organ, so it is present behind the stomach below the diaphragm. Behind the stomach below the diaphragm. Spleen is also called graveyard of RBC. वहाँ पे RBC मरते हैं. fetal life में RBC वहाँ पे बनते भी है. And one more function of spleen that it helps in formation of WBCs. So हो गया. लाइफ स्पैन WBCs का है 2 weeks. ओके, RBC का कितना था? 120 days. प्लेटलेट्स का कितना है? 3 to 5 days. कभी भी पढ़ोगे तीनों सेल साथ में पढ़ो, कंपैरेटिवली फटाफट हो जाएंगे. Abnormal decrease in WBC count is called leukopenia. ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, पीनिया मतलब डिक्रीज. आरबीसी का एबनॉर्मल डिक्रीज एरिथ्रोपीनिया है. प्लेटलेट्स का एबनॉर्मल डिक्रीज थ्रोम्बोपीनिया है. सो जो सेल चाहिए वो आगे लगाओ एंड पीछे पीनिया लगा दोगे तो वो सेल का एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा. Abnormal increase in WBC count is leukemia, which is blood cancer. आप बोलोगे कि मैम WBC बढ़ गया, सोल्जर्स बढ़ गए, तो इससे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती लाइफ में, तो बंदा कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा. बट बेटा यहाँ पे जो WBCs बन रहे हैं ना, दे आर इमैच्योर. वो लोग मेच्योर नहीं है, सो वो लोग फंक्शनल नहीं है. सो यू आर इंक्रीजिंग द सेल्स विच आर नॉन फंक्शनल, बट बिकॉज WBC इज आउट ऑफ द मैनर, वो लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं. एंड आई हैव टू मेंटेन द रेशियो ऑफ प्लाज्मा एंड कॉर्पस्कल्स 55 एंड 45. आई विल हैव टू डिक्रीज सम अदर सेल. तो कौन सा सेल डिक्रीज करेंगे? RBC करेंगे, बिकॉज वो मिलियंस में है स्टूडेंट्स. सो ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर एबनॉर्मल या इमैच्योर WBCs इंक्रीज होते हैं एंड उसकी वजह से RBCs डिक्रीज हो जाते हैं. एबनॉर्मल इंक्रीज इन RBC का नाम क्या है? टर्म पॉलीसाइथेमिया है. WBC एबनॉर्मल इंक्रीज ल्यूकेमिया है एंड थ्रोम्बोसाइट्स एबनॉर्मल इंक्रीज थ्रोम्बोसाइटोसिस है. सो दिस आर द 6 टर्मिनोलॉजीज जो आपको आने चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ WBCs. So this comes as a 5 marks question, students. So you should know to identify WBCs and also their functions. Let's start. There are 5 different types of leukocytes. Leukocytes बोला मतलब WBCs. कितने टाइप है? 5 टाइप्स है. हमको 5 आइडेंटिफाई करने आना चाहिए एंड हर एक का फंक्शन आना चाहिए.
So basically there are 5 types which are divided into 2 categories. Okay, एक कैटेगरी में 3 है, दूसरे कैटेगरी में 2 है. So what basis are we going to classify them into categories is presence or absence of granules in their cytoplasm. अगर cytoplasm में granules है, they will come under a category granulocytes. granules है, site मतलब cell. एंड दूसरा, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है, देन दे विल कम अंडर अनदर कैटेगरी ए ग्रैन्युलोसाइट. ए मतलब ग्रैन्यूल्स नहीं है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ग्रैन्युलोसाइट. तो पहले तो साइटोप्लाज्म देख के ये तो पता ही चल जाएगा कि मेरा 5 में से या तो 3 हो गया अगर ग्रैन्यूल्स है, फिर उसमें से वापस एक कोई करेंगे. एंड अगर ग्रैन्यूल्स नहीं है तो फिर मेरा कैटेगरी सिर्फ 5 में से निकल के सिर्फ 2 ही हो गया, उसमें से कोई एक हम डिसाइड करें. सो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमेशा साइटोप्लाज्म में देखना है. नाउ टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स आर 3. याद रखना है बेन या बैन, व्हाटएवर. ठीक है, सो मैं बैन करके याद करवा रही हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग ए इंस्टेड ऑफ ई. देखेंगे बी से है बेसोफिल. फिल मतलब कलर, बेसो ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिक डाइज अपने में लेते हैं, इसीलिए बेसोफिल्स. दे आर द सेल्स व्हिच लव बेसिक डाइज. बेसिक डाइज मतलब जिनका पीएच इज मोर देन 6. फिर ए से है एसिडोफिल. एसिडोफिल कौन से? दिस आर द सेल्स व्हिच विल टेक अप एसिडिक डाइज. अगर आपने स्कूल में माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स देखे रहेंगे, पिंक कलर के बहुत दिखते हैं, तो वो जो पिंक कलर की जो डाई है ना is eosin which is an acidic dye. ठीक है, तो cells normally pink होते हैं क्या? नहीं, cells colorless है, but in order to study them properly we use the dye for contrast ताकि मुझे अच्छे से वो study हो जाए. So acidophil बोलो या eosinophil बोलो, one and the same. Eosin is the acidic dye. And तीसरा N से है neutrophil. These are the सेल्स विच लव न्यूट्रल डाइज मतलब 7 जिनका पीएच है, एसिडिक डाइज 7 के नीचे जिनका पीएच है. सो नाउ वी नो व्हाई वी कॉल देम न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल. लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रोफिल. ग्रैन्यूल्स देखेंगे एंड फिर जाएंगे न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस विल बी 3 to 5 लोब्ड. मैंने 3 लोब्ड बनाया है. यू कैन हैव 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस. जैसे ही मल्टी लोब, इतना ज्यादा लोब और कहीं नहीं है, जैसे ही मुझे दिख गया 3 to 5 लोब न्यूक्लियस, मुझे पता चल जाएगा ये न्यूट्रोफिल है. फंक्शन क्या है? नो प्रॉब्लम, याद रखो. सो न्यूट्रोफिल का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस, एनगल्फमेंट ऑफ पैथोजन फॉलोड बाय डाइजेशन ऑफ पैथोजन. अभी किया है. सो न्यूट्रोफिल डन, नो प्रॉब्लम. फिर आ जाओ एसिडोफिल. यहाँ पे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे एंड यहाँ पे कितना लोब न्यूक्लियस है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस है. सो प्रॉपर 2 लोब्स दिख रहे. हेडफोन शेप्ड, याद रखो, हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस दिखेंगे. एसिडोफिल है ये. ग्रैन्यूल्स आर देयर. बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, प्रॉपर बाइलोब दिख रहा है. ये फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस. फंक्शन में याद रखो क्या याद रखना है? सो एसिडोफिल का फंक्शन है एंटी एलर्जिक. कभी भी आपके बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन आएगी, ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, सो बॉडी विल ट्राई एंड सप्रेस द एलर्जिक रिएक्शन. हु इज गोइंग टू सप्रेस दैट एलर्जिक रिएक्शन इज इओसिनोफिल. सो ए एसिडोफिल, एंटी एलर्जिक. अभी करेंगे बेसोफिल. क्या करना है? बेसोफिल. बेसोफिल में सबसे पहले मुझे क्या दिखेंगे? न्यूक्लियस में ग्रैन्यूल्स दिखेंगे एंड यहाँ पे न्यूक्लियस एक ही है बट दैट हैज बीन ट्विस्टेड. सो देयर इज अ सिंगल ट्विस्टेड न्यूक्लियस. बिकॉज द न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड इट अपीयर्स टू बी बाइलोब्ड. दिख रहा है कि ये लोब 1 है, लोब 2 है, बट एक्चुअली वो एक ही न्यूक्लियस है जो ट्विस्ट हुआ पड़ा है. सो इट अपीयर्स टू बी बाइलोब्ड, इट इज नॉट एक्चुअली बाइलोब्ड. तो याद कैसे रखो? एच शेप्ड न्यूक्लियस. इसलिए मैंने यहाँ पे हेडफोन बोला. हेडफोन है तो फिर वो क्या है? एसिडोफिल है. अगर एच शेप्ड है तो बेसोफिल है. एच बी पेंसिल याद रखो. एच शेप्ड न्यूक्लियस तो वो बेसोफिल ही होगा स्टूडेंट्स. सो ग्रैन्यूल्स आर देयर, सिंगल ट्विस्टेड न्यूक्लियस, एच शेप. फंक्शन, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम द फॉलोइंग एमसीक्यू में बहुत आता है. एच बी मैंने बोला याद रखने के लिए. सो बेसोफिल सेक्रीट्स 2 सेक्रीशन बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम एच. सबसे पहले इट secretes something called as heparin. Secretes something called as heparin. Heparin is an anticoagulant.
Anticoagulant is something which prevents coagulation or clotting. Coagulation, clotting, one and the same. तो जब भी मेरा बॉडी के अंदर ब्लड सर्क्यूलेट कर रहा है, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू ऑल, अंदर ब्लड सर्कुलेशन तो चालू ही है, तो अंदर क्लॉटिंग होगा तो चलेगा क्या? नो चोबे. तो हु इज गोइंग टू प्रिवेंट इंटरनल क्लॉटिंग इज हिपैरिन. अगर कहीं कटवट लग गया फिर तो मुझे क्लॉटिंग चाहिए, तो वहां पे हिपैरिन का एक्शन डीएक्टिवेट करेगा बॉडी एंड देन क्लॉटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. So heparin is an anticoagulant secreted by basophil. दूसरा, basophil also secretes something called as histamine. Histamine is an inflammatory mediator. Means what? Histamine brings about the changes of inflammation. Inflammation में क्या क्या changes आते हैं? Redness. समझो ये पार्ट इन्फ्लेम हो गया, रेड हो जाएगा, ये पार्ट रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ठीक है, एंड देयर विल बी इंक्रीज टेम्परेचर. ये पार्ट का टेम्परेचर बाकी पार्ट से ज्यादा हो जाएगा. सो इन्फ्लेमेशन के ये जो भी चेंजेस है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, इज ब्रॉट अबाउट बाय हिस्टामाइन. इन्फ्लेमेशन अच्छा है, बुरा है? इन्फ्लेमेशन अच्छा है. क्यों? बिकॉज इट इज कन्फाइनिंग द इन्फेक्शन. इन्फेक्शन एक ही जगह पे कन्फाइंड रहेगा, WBCs इधर बहुत ज्यादा आएंगे, फाइटिंग करेंगे एंड विल गेट रिड ऑफ दी जर्म. अगर इन्फेक्शन को हम इन्फ्लेमेशन से कन्फाइन नहीं करते तो इन्फेक्शन तो फुल बॉडी में फैल जाता. चलता क्या? नहीं चलता. तो इन्फ्लेमेशन हाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर देता है हमको, पेन होता है, हाई टेम्परेचर, बट ऑल दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन किलिंग द जर्म्स. हाउ, व्हेन, व्हाट पोर्शन में नहीं है, इसीलिए ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ. सो इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामाइन इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन दी बॉडी. HB पेंसिल, ये पार्ट में लोगों को बहुत डाउट रहता है. HB बेसोफिल हिस्टामाइन सेक्रेट करेगा, हिपैरिन सेक्रेट करेगा. हो गया ग्रैन्युलोसाइट खत्म. लेट्स टॉक अबाउट ए ग्रैन्युलोसाइट. इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे. First is lymphocyte. Now students get confused between lymphocyte and leukocyte. Leukocyte बोला मतलब ये पांचों आ जाते हैं. Leukocyte is WBC and lymphocyte is a type of WBC. समझा? So lymphocyte is a type of leukocyte. Lymphocyte is the smallest of all. पांचों में से सबसे छोटा lymphocyte है. So granules नहीं होंगे, obviously A granulocyte है, and there will be single spherical nucleus. A single spherical nucleus, it is lymphocyte. Function में यार आपको लाला लैंड. Lymphocyte helps in antibody formation. Antibody क्या है? एक प्रोटीन है जो बॉडी बनाएगा in order to get rid of the antigen or the pathogen. So antibody is nothing but a protein which is formed by lymphocyte, which is going to get rid of the antigen or the pathogen present in our body. Last one is monocyte, largest of the five. दिख रहा है, मैंने सबसे बड़ा बनाया भी है इसको. Granules होंगे क्या? नहीं. And there will be kidney shaped nucleus. Nucleus kidney shaped होगा. इसका फंक्शन मध्य प्रदेश याद रखो. मोनोसाइट also helps in phagocytosis. अरे फैगोसाइटोसिस अभी तो सुना था, हाँ न्यूट्रोफिल में. मैम दोनों क्यों फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल इज स्मॉल, ओके, सो इट गोज टू द स्मॉल प्लेसेस ऑफ द बॉडी एंड डज द फैगोसाइटोसिस. मोनोसाइट बहुत बड़ा है ना, तो वो छोटी छोटी जगह में नहीं जा पाएगा. तो छोटी जगह पे कौन फैगोसाइटोसिस करेगा? न्यूट्रोफिल. बड़ी जगह पे कौन करेगा? मोनोसाइट. इसलिए मोनोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोफेज. इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोफेज and neutrophil is also called microphage. फेज मतलब फैगोसाइटोसिस करेगा, माइक्रो क्योंकि छोटा है, ये मैक्रो क्योंकि बड़ा है. सो बहुत सिंपल है. मल्टीलोब्ड है न्यूट्रोफिल, नो प्रॉब्लम, फैगोसाइटोसिस करेगा. बाइलोब्ड है, हेडफोन है, एसिडोफिल है, एंटी एलर्जिक है. बेसोफिल एच शेप न्यूक्लियस दिखेगा एंड एच शेप्ड ही सेक्रीशन है. एच पे से चालू है. हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट, हिस्टामाइन इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेगा. लिम्फोसाइट लाला लैंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. स्पेरिकल न्यूक्लियस दिखेगा. मोनोसाइट किडनी शेप न्यूक्लियस दिखेगा, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा. सो don't forget to put the answers in the comment section below. If you like the video, make sure you hit that like button now and also share it with your friends.
See you guys next time. Don't forget to subscribe to our channel. मिलेंगे next time. Till then, stop wishing and start doing, you guys.